नमस्कार दोस्तों। बिहार के बाद अब बंगाल में चुनाव है और बिना हिंदू मुसलमान के तो बंगाल में भाजपा की दाल गलने नहीं वाली है। इसीलिए भाजपा ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उनको बनवाने नहीं दिया, यानी सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। तो क्या राजनाथ सिंह की बात सच है? क्या राजनाथ सिंह बंगाल में माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह हिंदू मुसलमान का माहौल और गर्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में आने के लिए बोल रहे हैं? सब कुछ समझेंगे आज हमारे साथ संघ को बहुत करीब से समझने वाले और भाजपा को बेहद सरल तरीके से समझा देने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी हैं। सर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं राजनाथ सिंह जी की बाइट आपको सुना देना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। शब्द: जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सर, बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नेहरू ने सरकारी खजाने से पैसा देना चाहा, पटेल ने उनको देने नहीं दिया। कितना सही लग रहा है आपको ये बात? सही तो छोड़िए प्रज्ञा जी, ये कोरी बकवास है एकदम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल का कोई वक्तव्य पढ़ रहे थे राजनाथ सिंह। ऐसा लगता है कि उनके आईटी सेल ने कुछ लिख कर दे दिया, पोडियम पर उन्होंने रख लिया और पढ़ना शुरू कर दिया बिना अपना दिमाग लगाए। ये निहायत ही निंदनीय और बेहुदा बयान है। नंबर एक, राजनाथ सिंह कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसे खर्च करना चाहते थे पंडित नेहरू सरकारी खजाने से। कोई चीज बनेगी तो तब जिसका वजूद उस वक्त ना हो। बाबरी मस्जिद तो थी ना, 1949-50 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि 50 में तो सरदार पटेल का निधन हो गया है जी। तो बाबरी मस्जिद बननी क्यों थी? उसका तो अस्तित्व था वहां पर। अस्तित्व तो 1992 में समाप्त हुआ। अगर वे जीर्णोद्धार के लिए भी कह रहे थे तब भी गलत कह रहे हैं। पहले तो स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद बनाने का कोई प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने न कभी था, न उन्होंने कभी सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात की और न कभी सरदार पटेल को इसका विरोध करने का अवसर मिला। कोई एक भी दस्तावेज, कोई एक भी कैबिनेट की बैठक, कोई एक भी नेहरू और पटेल के बीच का पत्राचार, प्रधानमंत्रियों के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, गृह मंत्री के, उनके कार्यालय के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इसको लेकर एक लाइन नहीं है प्रज्ञा जी। राजनाथ सिंह को क्या पड़ी है ऐसा बोलने की कि नेहरू ने सरकारी खजाने के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए, सरदार पटेल ने रोक दिया उनको? क्या नौबत आ गई? क्या पड़ी वो तो आपने इशारा शुरू में इंट्रो में कर दिया। अंततः उनको हिंदू मुस्लिम की पड़ी। अच्छा। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति करने का और कोई व्याकरण, कोई भाषा, कोई ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज है, हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान। तो राजनाथ सिंह भी दूरगामी योजना के अंतर्गत बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उन सब चुनावों को नजर में रखकर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, जिसमें यह स्थापित करना चाहते हैं कि पंडित नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही।
अगर बाबरी मस्जिद को सरकारी खजाने से बनाने की बात होगी तो जाहिर है मुसलमानों को खुश करने वाली बात है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है। राजनाथ सिंह जैसा जिम्मेदार नेता, जिसे लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, जिनकी डिग्री भी फर्जी या संदिग्ध नहीं है, जो संजीदा राजनेता माने जाते हैं, अगर वे ऐसा बयान दें तो उनके बौद्धिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। ये सुपरलेटिव डिग्री का झूठ है, बेशर्म झूठ है जो राजनाथ सिंह ने कहा है। अब तो क्या इसमें ये एक माना बात जा उन्होंने सकता है सर कि बंगाल में ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए भाजपा ने अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहानियां रचना शुरू कर दिया? देखिए, अकेले बंगाल तक सीमित क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि उनकी हमेशा की स्थायी और भविष्य की राजनीति, वर्तमान राजनीति और भविष्य की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पर ही केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं घुसपैठियों का राग अलापते हैं, अमित शाह उसी का राग अलापते हैं। अरे आप 12 साल से सत्ता में बैठे हैं, घुसपैठिए कहां से घुसे चले आ रहे हैं, उनको चिन्हित करके बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? घुसपैठिए का राग भी क्यों अलापते हैं? क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर घुसपैठिए मुसलमान हैं। इस मामले में भी उन्होंने ये जो बात कही, एक और बात उन्होंने प्रज्ञा जी कही कि सोमनाथ का जब मंदिर बन रहा था, बन नहीं रहा था, जीर्णोद्धार हो रहा था उसका, उसके लिए भी पंडित नेहरू ने सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने से मना कर दिया। और ये बात भी नहीं है, इससे भी आगे की बात थी। पंडित नेहरू का मानना यह था कि शासन को, सत्ता को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हमारा संविधान सरकार को धर्मनिरपेक्ष रहने की पाबंदी करता है, सेक्युलर स्टेट है। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति थे उस वक्त, वे उसका उद्घाटन करने जा रहे थे, तब पंडित नेहरू ने मना किया था, मशवरा दिया था कि हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए सरकारी खजाना खोल रहे थे नेहरू। ये बेहद बचकाना, बेवकूफाना और बिल्कुल ही एक सिरफिरा बयान है, और नियत वही है जो आप कह रहे हैं। पर मैं उसको बंगाल तक सीमित नहीं करता। वो तो सतत चलने वाली राजनीति है बीजेपी की। नरेंद्र मोदी की नजर में नंबर बढ़ाने की कोशिश में भी लगे होंगे राजनाथ सिंह, क्योंकि उनकी भी रिटायरमेंट की उम्र आई जा रही है, इसलिए वे इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हर तरफ दिखाई देते हैं, जहां भी होता है तस्वीरें नरेंद्र मोदी की भी चलती है, हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी सुनाई पड़े तो ये भी एक कंपटीशन हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, वे नरेंद्र मोदी से कंपटीशन करने की हैसियत में नहीं है। राजनाथ सिंह की औकात नहीं है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते। नरेंद्र मोदी लाख नाकामयाबियों के बावजूद, विफलताओं के बावजूद देश के तीसरी बार के प्रधानमंत्री, उनके पास पार्टी का समर्थन है। अपने संसदीय दल की बैठक में क्या राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह को काफी सशक्त और एकदम सटीक बात कहने वाला नेता माना जाता है। अब तक की उनकी बातें भी रही हैं, हालांकि उन्होंने पहले कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उन्होंने खुलकर बात कम से कम सामने लाकर तो रखी, और इससे पहले भी वो बहुत सारे वक्तव्य ऐसे दे चुके हैं। उनके ऐसे बयान हैं जो ये बताते हैं कि वो काफी बोल्ड और बहुत सटीक अपनी बात रख देते हैं। तो इस बार क्या हो गया कि एकदम कोरा झूठ बोलने पर उतारू हो गए? देखिए, न केवल झूठ बल्कि और भी मजेदार बयान देने लगे। अभी कुछ दिनों पहले सिंधी समाज के कार्यक्रम में थे, वहां पे राजनाथ जी फरमाते हैं कि एक दिन आएगा कि सिंध हमारे भीतर मिल जाएगा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सीमाएं बदलती रहती। अरे भाई, सिंध ने कोई पीली चिट्ठी भेजी है कि भारत में विलय करना है? सिंध में कोई आंदोलन चल रहा है भारत में विलय के लिए? सिंध में कोई आजादी का आंदोलन चल रहा है? बलूचिस्तान में चल रहा है। सिंध में एक जीए सिंध आंदोलन था, वो भी कब का खत्म हो गया। उसके जो मुखिया थे वो, उनका इंतकाल हो गया। तो राजनाथ सिंह अब आजकल जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके पढ़े लिखे होने पर ही संदेह होने लगा है। ऐसे बयानों के लिए तो नरेंद्र मोदी पर्याप्त है ना। इतिहास से छेड़छाड़ करने के लिए, विकृत इतिहास पेश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी पर्याप्त हैं। और अयोध्या के मामले में प्रज्ञा जी, एक दो और बातें जोड़ देना चाहता हूं जो राजनाथ सिंह को शायद न बताई हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद में सन 1949 की 21-22 दिसंबर को, संभवतः 21-22 या 22-23 दिसंबर 1949, भगवान की मूर्तियां रख दी गई थी चोरी छुपे। ये मामला जब
बढ़ा, बहुत तेजी से विवाद हुआ इस पर। ये शुरुआती दौर था, देश को आजाद हुए मुश्किल से 2 साल 3 साल हुए। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो मूर्तियां वहां से हटाई जाएं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, ये विवाद और न बढ़े और न पनपे। अब जो सूचना मैं देना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी तक पहुंचा दी, उल्टा चश्मा देख ले राजनाथ जी। विवादित ढांचे में रखी गई भगवान की मूर्तियों को हटाने के इस पत्र पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति शामिल थी। वे देश के गृह मंत्री थे, तो नेहरू अकेले नहीं थे जो कह रहे थे मूर्तियां हटाइए, इस तरह चोरी छुपे भगवान को स्थापित करना उचित नहीं है। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनके गृह मंत्री थे वे भी शामिल थे। इसलिए आज पटेल को अपना बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं राजनाथ सिंह या भारतीय जनता पार्टी, वो बेमानी है। इसमें एक दो जानकारियां और जोड़ देते हैं। जो उस वक्त अयोध्या के कलेक्टर जी बोलिए सर, हाँ कंप्लीट करिए। हाँ, जब पंडित नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री ये पत्र लिखा था और सरदार पटेल की सहमति थी बतौर गृह मंत्री, तब अयोध्या के जो कलेक्टर थे नैयर साहब, बाद में वे जनसंघ की तरफ से राज्यसभा में पहुंचे थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस तरह जुड़े हुए थे इसका प्रमाण है। और एक बात, वे सरदार पटेल के कसीदे काट रहे हैं। बीजेपी बहुत सालों से कह रही है पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये होता वो होता, यद्यपि इसके पीछे उनका जितना अभियान है वो सब बेमानी है और झूठा है सब कुछ। राजनाथ सिंह जी को याद दिला दीजिए कि सरदार पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल वही, पूरी कहानी बताइए ना सर। बिल्कुल, हमारे जानने में वही है कि सरदार पटेल ही वो एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था, तो वो पूरी कहानी जरा समझाइए ना, क्या थी वो। देखिए, कहानी तो ये है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, उसके लोग लगातार गांधी जी को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते, जबकि गांधी जी विभाजन के लिए कतई उत्तरदायी नहीं थे। वे तो आखिरी सांस तक विभाजन को रोकने में जुटे रहे, लेकिन विभाजन हो गया, वो एक ऐतिहासिक सत्य है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये संघ और बीजेपी के मूर्खतापूर्ण अभियान कितने साल भी चलते रहे, अब आप पाकिस्तान का विलय तो नहीं कर सकते भारत। लेकिन उस वक्त विभाजन के बाद जिस तरह का आक्रोश था, दोनों तरफ प्रतिक्रियाएं थी, उस वक्त संघ ने जो अभियान चलाया, हिंदू महासभा ने जो अभियान चलाया, उस नफरती अभियान के कारण ही नाथूराम गॉडसे जैसे एक इस देश के पहले आतंकवादी ने सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी गांधी जी की हत्या कर। अब जो कहानी आप सुनना चाहती हैं वो ये है कि बापू की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के गृह मंत्री, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। उनका आदेश है, संघ की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। सरदार पटेल के पत्र हैं, लिखित दस्तावेज हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दुष्प्रचार, उसके लोगों की गलत बयानियां और उनके इस तरह के वक्तव्य जो हैं वो जिम्मेदार हैं। संघ ने जिस तरह का झूठ फैलाया, जो नफरत फैलाई, उसके चलते गांधी जी की हत्या हुई है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द हैं। तो संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले सरदार पटेल को कलगी की तरह अपनी पगड़ी में धारण करना चाहते हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। भूल जाते हैं कि सरदार पटेल संघ के कट्टर शत्रु थे, वैचारिक स्तर पर घनघोर विरोधी थे। आप किस मुंह से सरदार पटेल की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में संघ और हिंदू महासभा के पास कोई नाम लेवा नायक नहीं है प्रज्ञा जी, इसलिए मजबूरी है। कभी वे सरदार पटेल पर हाथ रखते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपना ठप्पा लगाते हैं, जबकि ये दोनों ही लोग संघ की मूल विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। जी अच्छा सर, एक चीज हम हमेशा देखते हैं कि भाजपा का झूठ सबसे मजबूत होता है। लोग भाजपा के झूठ पे फंसते हैं, फिर पछताते हैं,
और फिर किसी अगले झूठ में फंस जाते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए क्या है, ये बातें आज से 5-7 साल पहले तक तो लागू थी कि उनका झूठ लंबे सबसे समय मजबूत। चलता था। हाँ। उनका झूठ सबसे मजबूत और लंबे समय जीवित रहने वाला। वे 100 साल से यही कर रहे हैं। उनका जो वैचारिक विचार परिवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी मूल आधारशिला ही झूठ और नवघृणा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक अंतर आया है पिछले। मैंने इस पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी कई साल पहले कि 2012, 13, 14 तक संघ और बीजेपी का झूठ साल भर चलता था, 365 दिन, या कई बार सालों साल चलता था। 2015 में उसकी उम्र कम होना शुरू हुई। घटते घटते आज की तारीख में यानी 2025 में संघ और बीजेपी के झूठ की उम्र अधिकतम 5 मिनट बची। मैं फिर दोहरा देता हूं, संघ का झूठ अधिकतम 5 मिनट में काल कवलित हो जाता है। इसके 2 उदाहरण अभी अभी के आपके सामने पेश कर देता हूं। नंबर 1, जो कल का ही बीते दिन का केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सफेद झूठ। जी। संसद में खड़े होकर डींग हाँक रहे थे कि जो संचार साथी ऐप है ये डिलीट किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है, आपकी मर्जी हो रखें, नहीं मर्जी हो तो नहीं रखें। उनका झूठ उनकी बाइट के वायरल होने के भीतर 5 मिनट के भीतर हमारे जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने बेनकाब कर दिया। जी। तमाम जुबेर जैसे साथी हैं और न्यूज वाले और बहुत साधारण से लोगों ने हम लोग तो पत्रकार हैं, चलिए एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो साधारण यूजर्स हैं उन्होंने सिंधिया के अपने मंत्रालय के वेबसाइट की तस्वीरें, उनके स्क्रीनशॉट रख दिए कि उसमें लिखा है मैंडेटरी है। सिंधिया कह रहे हैं मैंडेटरी नहीं, इट कैन नॉट बी डिसेबल, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो ऑर्डर है मोबाइल निर्माता कंपनियों को, उसमें लिखा है कि डिसेबल नहीं हो सकता, इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता उपभोक्ता एंड यूजर। 5 मिनट लगे अधिकतम ज्योतिरादित्य सिंधिया के झूठ का पर्दाफाश होने। पीआईबी का प्रेस नोट है, केंद्र सरकार का पत्र सूचना कार्यालय, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें लिखा है 5 मिनट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का झूठ धूल चाट रहा था। अब आ जाते हैं राजनाथ सिंह के झूठ पर। इनके झूठ को बेनकाब होने में कितनी देर लगी? जैसे ही वीडियो आया, जैसे अखबारों की कतरन लोगों ने पढ़ी, हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि राजनाथ सिंह महा झूठ बोल रहे हैं। और विस्तार से जैसे देखना हो पब्लिक इंडिया, मेरा पूरा वीडियो आ गया है। हमारा आपका ये वीडियो भी अभी लोग देखेंगे। तो कितनी देर चला? अब एक बात बची है सिर्फ कि वे जिन्हें संबोधित कर रहे हैं उनका अपना जो वर्ग है वे किसे एड्रेस कर रहे हैं? अपने अंधभक्तों को, संघ और बीजेपी के अंध समर्थकों को, तथा कथित हिंदुत्ववादी लोगों को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रज्ञा मिश्रा जी के, उल्टा चश्मा के, डॉक्टर राकेश पाठक के, XYZ सैकड़ों लोगों के इस दावे के बावजूद कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, वो जो भगतपुर है वहां के निवासी तो वही मानेंगे जो राजनाथ सिंह ने कह दिया। उन्हें तो यही लगता रहेगा। अब आप देखिए राजनाथ सिंह के बोलने के बाद, मैं आपका ट्वीट देख रही हूँ सर, आपने कहा राजनाथ सिंह का महाझूठ सुन लीजिए, आपको चुनौती है सिंह साहब, आप अपने कहे को प्रमाणित करने के लिए कोई भी एक दस्तावेज दिखा दीजिए। ये बड़ी बात आपने कही और ये बड़ी चुनौती है। मैं तो चुनौती दे चुका हूं। एस इरफान हबीब, जाने माने इतिहासकार, मुझसे उन्होंने बात की, मैंने उनसे बात की। उन्होंने चुनौती दी है कि एक दस्तावेज दिखा दें राजनाथ सिंह। मैं आपके मंच पर खुली चुनौती दे रहा हूं, राजनाथ सिंह एक चिट्ठी दिखा दें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसमें वे कह रहे हो कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नेहरू, सरकारी खजाने से पैसा आप खर्च नहीं करेंगे। या पंडित नेहरू की कोई नोटशीट दिखा दें जिसमें नेहरू जी ये लिख रहे हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से वित्त मंत्रालय को कोई चिट्ठी गई है, कोई नोटशीट गई है कि बाबरी मस्जिद बनाया जाना है, उसके लिए सरकारी खजाने से पैसा चाहिए। कोई ऐसा दस्तावेज कहीं तो होगा। इतिहास की कोई किताब दिखा दी, कोई रामचंद्र गुहा की, इरफान हबीब की, रोमेला थापर की, दुनिया में हिंदुस्तान में जितने इतिहासकार हुए हैं, किसी की किसी किताब में एक लाइन लिखी दिखा दी। तो मैं साफ कह रहा हूं कि इनका झूठ सिर्फ इनके अपने भक्तों के काम का है। उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में तो प्रज्ञा जी देखिए जा चुका है।
वहां तो चल गया गांव गांव, पंडित नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। कोई इतना सा तर्क वहां नहीं करेगा उन व्हाट्सएप ग्रुपों में कि भाई मस्जिद तो थी, तो नेहरू क्यों बनवाने वाले। मस्जिद तो 6 दिसंबर 1992 को टूटी है, जिसको आने में 72 घंटे शेष है, 3 दिन बचे हैं 6 दिसंबर में। जी हाँ। अंतिम बात यह भी जोड़ दी, क्योंकि 6 दिसंबर आने वाला है, बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से घिरी हुई है। नरेंद्र मोदी की असफलताएं इस वक्त सिर चढ़कर बोल रही है। रुपया आज $90 का हो, $1 $90 का हो गया। जी। नेपाल ने अपने नोट पर भारत के इलाके छाप दिए। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना मोहल्ला बता रहा है। तो इससे पार पाने का एक ही उपाय है, हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब तक नेहरू पर थोपते रहेंगे, और कोई तथ्यात्मक बात तो करें। कब तक झूठ बोलते रहेंगे पंडित नेहरू के खिलाफ। तो मैं फिर चुनौती देता हूं, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनका पूरा सरकारी अमला खोज निकाले दस्तावेजों को, लाए नोटशीट पंडित नेहरू की, हम माफी मांग लेंगे कि हमने गलत कहा। सर चलते चलते एक बात और, तो क्योंकि आपने वो बात छेड़ी दी, सर देश के लोगों को हिंदू मुसलमान पसंद भी नहीं है, लेकिन देश में वोट सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर पड़ते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। बिहार में लोगों को बेरोजगारी नहीं दिखी, कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दी, इतना सारा अराजक तंत्र वहां पर फैला हुआ है। आज भी जी। सरकार की नाकामियां नहीं दिखी। 20 साल से बीजेपी वहां सत्ता में है, ये किन प्रकार है, मिलजुल कर नीतीश कुमार के साथ। इसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी वहां जाकर घुसपैठियों की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें, मुर्गा मटन मछली मुजरे की बात करें, मंगलसूत्र की बात करें, और जनता उस नाम पर वोट दे दे, तो इस देश का दुर्भाग्य है। हम ऐसी जनता के लिए सिर्फ इतनी ही कामना कर सकते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो बिहार के बाद अब बंगाल में चुनाव है, और चुनाव का मौसम जैसे ही आता है वैसे ही हिंदू मुसलमान की पिच सजने लग जाती है, और वैसा ही माहौल अब देखने को मिला है। और अब राजनाथ सिंह ने जो कह दिया है, उसके बाद अब ये हिंदू मुसलमान का माहौल और भी गर्म हो गया है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।